हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संविदा की क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने संविदा के आवश्यक तत्वों के बारे में अध्ययन किया। धारा 10 कहती है कि सभी करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हैं और एतद्द्वारा अभिव्यक्ते शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। अर्थात धारा 10 के अनुसार वह सभी करार संविदा कहलाएंगी जो कि सक्षम पक्षकारों के द्वारा स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए एवं विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हैं। धारा 10 के अनुसार यह आवश्यक है कि संविदा के पक्षकार सक्षम होने चाहिए, परंतु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सक्षम पक्षकार कौन है। इसका स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा 11 में दिया गया है। इस धारा के अनुसार हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अधीन है संविदा करने से निर्रहित न हो। अतः इस धारा के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्ति संविदा करने में सक्षम हैं। पहला है वयस्क, दूसरा स्वस्थ चित्त व्यक्ति और तीसरा ऐसे व्यक्ति जो कि संविदा करने के अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं। यदि हम इस धारा का नकारात्मक निर्वचन करें तो इसके अनुसार 3 प्रकार के व्यक्ति संविदा करने के लिए असक्षम माने जाएंगे, जो इस प्रकार है। पहला, अवयस्क संविदा नहीं कर सकते। दूसरा, अस्वस्थ चित्त व्यक्ति, वह भी संविदा करने के अयोग्य हैं। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि विशेष विधि के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। अब हम इन तीनों बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन अवयस्क कौन हैं? इसके बारे में संविदा अधिनियम में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह जानने के लिए हमें अन्य अधिनियमों की सहायता लेनी होगी। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार भारतवर्ष में निवास करने वाले हर व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं वह वयस्क समझा जाएगा, परंतु किसी अवयस्क के 18 वर्ष की वय पूर्ण होने के पूर्व ही किसी न्यायालय ने CPC के ऑर्डर 32 के अंतर्गत किसी वाद के लिए संरक्षक की नियुक्ति की दशा को छोड़कर स्वयं उसके लिए अथवा उसकी संपत्ति के लिए किसी संरक्षक की नियुक्ति कर दी है, अथवा संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत उसकी संपत्ति को प्रतिपाल्य ट्रिब्यूनल ने अपने संरक्षण में ले लिया है, तो वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही वयस्क माना जाएगा। धारा 11 के अनुसार यह आवश्यक है कि व्यक्ति जिस जगह पर निवास कर रहा है उस जगह की
विधि के अध्ययन ही वह माना जाएगा। अर्थात वयस्कता की आयु व संविदा करने की क्षमता का निर्धारण उस विधि के अनुसार होगा जिस विधि के अध्ययन वह व्यक्ति है। अवयस्क के करार की प्रकृति। अभी तक हमने यह तो देखा कि अवयस्क किसे कहा जाएगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं वह अवयस्क माना जाएगा। परंतु अवयस्क के द्वारा यदि कोई करार कर लिया गया है तो उसकी प्रकृति किस प्रकार से मानी जाएगी या इस प्रकार के करारों को किस प्रकार के करारों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। क्या उन्हें शून्य माना जाएगा या शून्य करणीय माना जाएगा। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार संविदा के पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए। धारा 11 यह घोषित करती है कि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार नहीं है। इसी प्रकार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 184 के अनुसार कोई अप्राप्तव्य अर्थात अवयस्क अन्य व्यक्तियों के लिए किसी वयस्क व्यक्ति के अभिकर्ता के रूप में कार्य तो कर सकेगा, परंतु अभिकर्ता के रूप में उसका स्वामी के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा। इन सभी धाराओं में अभिव्यक्त विधि के कारण अवयस्क अथवा उसके द्वारा किए गए करारों की प्रकृति के विषय में पूर्ण अनिश्चितता थी। अर्थात कोई अवयस्क एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है धारा 184 के अनुसार। वहीं धारा 11 हमें ये कहती है कि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस संबंध में काफ़ी विधि में अनिश्चितता थी। अधिनियम की धारा 25 प्रतिफल के अभाव में, धारा 15 से लेकर 22 तक स्वतंत्र सहमति के अभाव में, धारा 23 वैधता के अभाव के प्रभाव का उल्लेख तो करती है, परंतु संविदा के पक्षकारों की क्षमता के अभाव का संविदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका स्पष्टीकरण अधिनियम की किसी भी धारा में उपबंधित नहीं किया गया है। धारा 11 ये उपबंधित अवश्य करती है कि हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है वयस्क हो। यदि कोई अवयस्क करार करता है तो क्या वह उसके विकल्प पर शून्य करणीय होगा या पूर्णतः शून्य। इस प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हुआ और अंत में 1903 में प्रिवी काउंसिल द्वारा मोहरा बीबी बनाम धर्मोदास घोष के निर्णय में यह मतभेद समाप्त कर दिया गया। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने सदैव के लिए ही यह सुनिश्चित कर दिया कि अवयस्क का करार पूर्णतः शून्य होता है। ऐसे करार प्रारंभ से ही या एब इनिशियो शून्य माने जाते हैं। इसके अगले वीडियो में हम मोहरा बीबी बनाम धर्मोदास घोष के निर्णय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक लीडिंग केस है, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। बिना इस केस को जाने हुए हम अवयस्क के द्वारा किए गए करारों की प्रकृति को नहीं समझ सकते। इसलिए अगले वीडियो में हम इस केस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। थैंक यू।